हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th के साइंस में चैप्टर 7 है कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कन्वर्जेशन का मतलब होता है कन्वर्जेशन कंजर्वेशन। कन्वर्जेशन नहीं, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता देखो, मतलब जैव विविधता का संरक्षण, इसको हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। आइए हम पहले बायोडाइवर्सिटी को जानते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ये जैव विविधता क्या है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जैव माने जीव और विविधता माने अनेक का। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज biodiversity or biological diversity. The term biodiversity was coined by E.O. Wilson. E.O. Wilson, biodiversity is used by first E.O. Wilson. E.O. Wilson 1885 सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का यूज E.O. विल्सन ने 1885 में 1885 में किया था, जिसके लिए उन्होंने बायो रिफर्स टू लिविंग फॉर्म एंड डाइवर्सिटी रिफर्स टू वेराइटी। मतलब बायो जीवों के लिए और डाइवर्सिटी वेराइटी के लिए, मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबको मिला करके हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम जैव विविधता इसे कहते हैं। और जैव विविधता का संरक्षण बहुत जरूरी है। हमने आपको पहले भी पूछा था कि आप कोई ऐसा जीव बता दीजिए जिसका इस दुनिया में कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको देखने में ऐसा लगता है कि क्या भगवान ने ऐसे ही इसे बना दिया, अगर ये नहीं रहता तो बहुत अच्छा होता। तो ये आपकी और हमारी सोच है। प्रकृति ने जिन जिन वस्तुओं को बनाया है सबका अपना अपना महत्व है, और एक चीज़, एक वस्तु, एक किसी जीव की कमी हो जाती है तो उससे जो होता है वो फूड चेन प्रभावित हो जाता है। हम कहते हैं, आप सोचते हैं कि चलो अगर ये सांप होते नहीं होते, स्नेक नहीं होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बरसात के दिनों में तो खास तौर पे हमें बहुत डर लगता है। अगर ये मच्छर नहीं होते तो कितना अच्छा होता। ये तो पूरा हमें परेशान करके रख दिए हैं, इधर मारो इधर मारो इधर मारो, मच्छर एकदम परेशान कर दिए हैं। मच्छर नहीं होते तो बहुत अच्छा होता। इसी तरह से इस बरसात में इतने कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, बहुत समस्या हो रही है, ये नहीं होते तो ऐसा होता। लेकिन ये आपकी और हमारी सोच है। लेकिन इस प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है। एक जीव अगर नष्ट होता है तो पूरी फूड चेन, खाद्य जो श्रृंखला होती है वो प्रभावित हो जाती है। चलिए मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि चलिए सांप नहीं होते तो बहुत अच्छा होता, हमें डर नहीं लगता। आप सोचो कि अगर सांप नहीं होते तो इतने मेढक की संख्या बढ़ जाती, इतने चूहे बढ़ जाते कि सारे फसल हमारे चूहे जो है नष्ट कर जाते। हम यहाँ खाना खाने बैठते, 4 मेढक हमारे खाने में आकर के जो है टपक पड़ते। तो ये जो सांप है ये फूड चेन को बैलेंस किया हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी जैव विविधता है, जीवों का संरक्षण किया जाए, इनको बचा करके रखा जाए। अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एस्टिमेटेड फाउंड ऑन द अर्थ। लगभग 15 मिलियन स्पेसीज, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलाकर के लगभग 15 मिलियन स्पेसीज हैं इस पृथ्वी पर लगभग।
ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग। आप 15 मिलियन को आप गिनिए अपने भाषा में, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख के आसपास इतने प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और फाउंड ऑन अर्थ दे रिप्रेजेंट ग्लोबल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, फार्म लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस, और ये सब मिलकर के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन जो है करते हैं। इसलिए इन जीवों के संरक्षण के लिए हर वर्ष ऑन 22 मई लगभग बायोडाइवर्सिटी को मनाया जाता है। आइए देखते हैं थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी काजेज। आप आइए, आखिर ये जो बायोडाइवर्सिटी है दिन प्रतिदिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। जैसे गैंडे की संख्या हमारे देश में दिन प्रतिदिन लगातार कम हो रहा है, लायंस की संख्या दिन प्रतिदिन हमारे देश में कम हो रहा है, गिद्ध की संख्या लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही ये विलुप्त हो जाए, ये एक दिन ऐसा भी आएगा कि जैसे केवल हम डायनासोर का नाम सुनते हुए आ रहे हैं कि डायनासोर भी इस दुनिया में कभी इस पृथ्वी पर थे, तो ऐसा एक दिन समय आएगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के नाम केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। कर कि आखिर ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, आखिर इनके विलुप्त होने का कारण क्या है, ये क्यों विलुप्त होते हैं, इनके कारण क्या है, क्यों विलुप्त होते हैं, व्हाट आर द रीजन। जैसे सबसे पहला जो रीजन है वह है हैबिटेट लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट का मतलब समझिए, हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है आवास। आपको हम बताएं, हैबिटेट का मतलब आवास, ए नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वह नेचुरल प्लेस जहाँ पर कोई जीव रहता है, भोजन करता है, ब्रीडिंग करता है, उस प्लेस को उसका हैबिटेट कहा जाता है, आवास कहा जाता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप, वहीं से आप भोजन प्राप्त करते हैं, वहीं पे आप ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सारी सुविधाएं आपको वहाँ मिलता है, तो वह जो जगह है वह आपके लिए आपका हैबिटेट है, आवास है। तो सबसे पहला जो कारण है इस बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का, वो है हैबिटेट लॉस। और वो हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या में वृद्धि के कारण ये जो वो हैबिटेट जो है लॉस हो रहा है। करें कि बिकॉज ऑफ ग्रेट इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द लास्ट 70 ईयर्स मोर एंड मोर लैंड इज नीडेड फॉर एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग फॉर मेकिंग रोड्स। कह रहा है लगभग 70 वर्षों के लगभग अंदर बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ा है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो सबको भोजन चाहिए, सबको रहने के लिए मकान चाहिए, सबको स्वास्थ्य सुविधा के लिए हॉस्पिटल चाहिए, सबको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए, सबको पढ़ने के लिए कॉलेज चाहिए। और मान लीजिए कि ज़मीन तो उतना ही है, मिट्टी उतना ही है, ज़मीन उतना ही है, हम जंगलों को काटेंगे, हम वहाँ फार्म हाउस बनाएंगे, हम वहाँ घर बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, सबको रोज़गार चाहिए तो हम वहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरह से ये जो हैबिटेट है वो क्या होगा? प्रभावित होगा। और जब हैबिटेट प्रभावित होगा तो वहाँ से जो जीव होंगे वह दूर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, तो न तो उनकी संख्या बढ़ेगी और न ही वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए हैबिटेट लॉस होने की वजह से, जंगलों की कटाई होने की वजह से ये जो जीव हैं उस जगह को छोड़ करके दूर चले जाते हैं, जिससे उनका संख्या जो है प्रभावित हो जाता है।
डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग। सेकेंड कारण है डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। वनों को बड़े पैमाने पर, पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। हम अपनी सुविधाओं के लिए जब हम इन ट्रीज को, हम जंगलों को जब हम कटाई करते हैं तो उस जंगल में रहने वाले जीवों के लिए आवास नहीं मिल पाता है, उनकी जो हैबिटेट है वो प्रभावित होता है, इसलिए इनकी संख्या जो होती है वो कम होती जाती है। ओवर ग्रेजिंग, जो जीव है, जो जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं या अन्य लोग जो अपने गायों को चराने की वजह से जब ओवर ग्रेजिंग हो जाता है तो वहाँ से वनस्पतियाँ जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से ओवर ग्रेजिंग की वजह से नेक्स्ट है पोल्यूशन। पोल्यूशन भी बायोडाइवर्सिटी के एक मुख्य कारण है। जब पोल्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए हम अपने खेतों में, हम अपने एग्रीकल्चर में इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स हम इतने ज़्यादा हम छिड़काव कर रहे हैं कि इसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, बहुत सारे जीव वो धीरे धीरे जो है नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे जीव नष्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्री से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, जब उसको समुद्रों में, नदियों में बहा दिया जाता है तो उस समुद्र में और नदी में रहने वाले बहुत सारे जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो डेथ कर जाते हैं। तो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से, और क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से भी, क्लाइमेट जब चेंज होता है तो बहुत सारे जीव जब उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते तो धीरे धीरे उनकी संख्या जो होती है वो कम होने लगती है। नेक्स्ट कारण है हंटिंग ऑफ विल्ड एनिमल्स। हंटिंग ऑफ विल्ड एनिमल्स, मैन हंट्स विल्ड एनिमल्स फॉर गेटिंग देयर मीट, स्किन, टीथ एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। मानव जो है अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए, इन जानवरों के चमड़ी के लिए, मीट के लिए, इनके दांत के लिए, इनके नाखून के लिए जानवरों का शिकार करता है, जिससे इनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इनका कंजर्वेशन करें, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन जो है प्रभावित होना निश्चित है। इसलिए इनका कंजर्वेशन करना, इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ विल्ड लाइफ इज एसेंशियल। कह रहे कि क्यों एसेंशियल है, क्यों विल्ड लाइफ को संरक्षण करना, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना क्यों जरूरी है? बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ नेचर। ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो नेचर में बैलेंस बना करके रखता है, नेचर में बैलेंस बनाता है। मेंटेन द बैलेंस इन नेचर इन इकोसिस्टम थ्रू फूड चेन्स एंड फूड वेब। हमने बताया ना कि फूड चेन और फूड वेब्स की वजह के जरिए ये बैलेंस बना करके रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट्स क्लाइमेट, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो रेनफॉल को, क्लाइमेटिक चेंज को और विंड को ये रेगुलेट करते हैं। और दूसरा, विल्ड लाइफ इज नीडेड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर। इसके तो विल्ड लाइफ जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स के ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स में, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, इसमें सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, और एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, ये देखो आम भाषा में फ्लोरा का मतलब समझिए, फ्लोरा का मतलब यहाँ समझिए प्लांट, और जनरल भाषा में फौना का मतलब एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स। ये ध्यान रखिए, फ्लोरा का मतलब जहाँ फ्लोरा है वहाँ प्लांट समझिए, और फौना का मतलब आप एनिमल समझिए। द प्लांट्स फाउंड टिपिकली इन ए पर्टिकुलर एरिया फॉर्म द फ्लोरा
ऑफ दैट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पे वो फ्लोरा को फॉर्म जो है करते हैं। द टर्म फौना प्रेजेंट्स विल्ड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर प्लेस। और फौना जो है, जो विल्ड एनिमल जो किसी विशेष पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, इनके लिए फौना शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। कि ये फ्लोरा और फौना को याद रखिए। फ्लोरा मतलब पर्टिकुलर प्लांट्स जहाँ पाए जाते हैं, और फौना मतलब पर्टिकुलर विल्ड एनिमल्स जो किसी विशेष पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं। कह रहे कि नेक्स्ट आपको पढ़ना है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब द नेचुरल प्लेस। द प्लेस मतलब वह जगह जहाँ पे नेचुरली बहुत सारे पेड़ पौधे जहाँ निकल आते हैं, उस विशाल एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं। नेचुरली ग्रोन, जो नेचुरली ग्रो करते हैं, उस जगह को हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट आर डिस्क्राइब्ड एज नेचर्स ट्रेजर। नेचुरल ट्रेजर और नेचर्स लंग। फॉरेस्ट को नेचर्स ट्रेजर मतलब प्रकृति का खजाना कहा जाता है, या नेचर्स लंग प्रकृति का लंग फेफड़ा कहा जाता है। ये फॉरेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है। ये दे क्लीन द ह्यूमन लाइफ। ये मानव जीवन को क्लीन करता है। आप पूछोगे कि कैसे क्लीन करता है फॉरेस्ट? आप जानते हैं कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो क्लीन होता है। और फॉरेस्ट आर वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज फ्लोरा एंड फौना। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं वर्षा लाने में सहायता करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ये विल्ड जो फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है। फॉरेस्ट जो है जंगली जीवों का हैबिटेट है, बहुत सारे जीवों का आवास है, जहाँ उस जंगल में जो है बहुत सारे जीव रहते हैं। करके डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन का सीधे एफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ट्रीज और क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर अदर यूजेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अन्य यूज के लिए पेड़ों की कटाई करना, जंगलों की कटाई करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और हम इन पेड़ों को अपने यूज के लिए काटते हैं। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या है? कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए, माइनिंग के लिए, और लकड़ियों के लिए, फर्नीचर के लिए, बहुत सारे और सारे यूज के लिए हम इसका जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। कर कि अगर ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो इसका असर क्या होगा? सबसे पहला जो असर होगा वह होगा ग्लोबल वार्मिंग। वह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग कर सबसे पहला कारण है जो परेशानी होगी वह होगा ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े, लेकिन बता देते हैं थोड़ा सा। द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ होल वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। विश्व उष्णन इसको कहते हैं हम। पेड़ों के कटने से सबसे बड़ा जो समस्या हमारे सामने खड़ा हुआ है वह है ग्लोबल वार्मिंग का। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आप कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? समझो कि अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम जैसे ही आप हाथ में लेकर के बाहर निकलते हैं, जो आइसक्रीम होता है वो पिघलने लगता है। आप जानते हैं कि जो पहाड़ हैं उस पर बड़े विशाल विशाल ग्लेशियर जो है जमे हुए हैं, और वो ग्लेशियर जो है बर्फ जो है जमे हुए हैं, और जैसे जैसे पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लेशियर क्या होंगे? पिघलेंगे। अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाए तो समुद्रों के किनारे के जो बसे हुए शहर हैं वह बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। कई फीट अंदर तक उनके अंदर पानी जो है घुस जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग एक मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट में चेंज होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वर्षा लाने में, टेम्परेचर को मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
डिजर्टिफिकेशन होगा। डिजर्टिफिकेशन होगा मतलब ये जो लैंड होगी वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मिट्टी जो होगी वो खराब हो जाएगी। ड्राट्स होगा मतलब सूखा पड़ेगा। अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो डिफॉरेस्टेशन का एक और कारण है सूखा पड़ना, ड्राट होना, और सॉइल इरोजन एंड फ्लड। सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन भी एक मेन कारण है। मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके चले जाना, एक बह करके चला जाना, किसी कारणवश एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, सॉइल इरोजन कहलाता है। और लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा मतलब जब जंगल ही नहीं रहेगा तो उसमें का जो जीवन है, जो जीव हैं वो नष्ट होंगे। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, इसीलिए तो फॉरेस्ट को ट्रेजर्स नेचर कहा जाए, नेचर्स ट्रेजर कहा जाता है, नेचर का खजाना है। तो नष्ट होने से की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेस जो है वह फूड, फोडर, फायरवुड, फ्रूट्स, फाइबर्स, स्पाइसेस, रेजिन्स, गम्स, ये जो है नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसका कंजर्वेशन किया जाए, इसको कंजर्व किया जाए। इसके कंजर्व करने के लिए सबसे बड़ा पहला काम है कि जनरल अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, लोगों को वनों का महत्व बताया जाए, पेड़ पौधों के महत्व बताया जाए, जीवों के महत्व बताया जाए। क्योंकि जब वो जानेंगे कि इससे क्या फ़ायदे, उसके क्या नुकसान हैं, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो लोगों को जागरूक किया जाए, इन पेड़ पौधों के बारे में इन्हें बताया जाए कि इनसे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। ये फॉरेस्टेशन किया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, और प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, पेस्ट एंड डिजीजेज, इन जंगलों को फायर से बचाया जाए, आग लगने से बचाया जाए। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले आग लगी हुई थी कई जगह, तो इनको आग लगाया जाए, आग नहीं लगे, आग से बचाया जाए, इनको पेस्ट से, कीड़ों से बचाया जाए, और इनको रोगों से बचाया जाए। और ओवर ग्रेजिंग, प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा जानवरों को चरने से इस पर रोक लगाई जाए। तो अगर हम ये सब करें तो हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। करें वाइल्ड लाइफ करें कि इसी में थोड़ा आपको पढ़ना है एक्सटिंक्ट स्पेसीज। एक्सटिंक्ट, देखो एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, विलुप्त प्रजातियां। एक्सटिंक्ट स्पेसीज मतलब ऐसे स्पेसीज जो कभी इस दुनिया में थे, इस पृथ्वी पर थे, लेकिन आज नहीं हैं। ऐसे ऐसे स्पेसीज को एक्सटिंक्ट स्पेसीज कहा जाता है। जैसे डायनासोर के नाम आपने सुन लिया, भली बात परिचित है। इसी तरह से एक पक्षी और सरीसृप वर्ग की एक कड़ी था, आर्कियोप्टेरिक्स। आपने एक चिड़िया डोडो का नाम सुना है, जो 1680 के आसपास ये विलुप्त हो गए। और प्लांट्स जैसे नीलगिरी होली एंड क्राई पैंसी, नीलगिरी होली, नीलगिरी होली, नीलगिरी होली और क्राई पैंसी, ये नीलगिरी होली और क्राई पैंसी ये पौधों के में विलुप्त प्रजातियां हैं। तो ऐसे जीव जो पहले थे आज नहीं है, ऐसे स्पेसीज को हम एक्सटिंक्ट स्पेसीज कहते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा जान लीजिए रेड डेटा बुक के बारे में। द रेड डेटा बुक कंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are under the threat of extinction are rare or vulnerable for extinction। मतलब रेड डेटा बुक एक है, मतलब ऐसा बुक, ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनकी संख्या बहुत कम है, विलुप्त होने के कगार पर हैं, या इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को रेड डेटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस रेड डेटा बुक में सारे
स्पेसीज प्लांट और पेड़ पौधे जीव जंतु के वो हैं जो लगभग धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है, ये लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।